जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। एग्जाम की तैयारी में आप लोग लगे होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप लोग पता है कि 4 फरवरी से एग्जाम है और समय आप लोगों के बीच अब बहुत कम है। इन कम समय में आप लोग को बेहतर तैयारी करनी है और बेहतर मार्क्स लेके आना है। तो इनके लिए हमें उन सभी प्रश्नों को देखना होगा जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों, इसके लिए आप लोग को एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर के आए हुए हैं। यह वीडियो आपका सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर सब्जेक्टिव प्रश्नों का है, जो कि यहाँ में आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो आइए हम लोग प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं बच्चों कि लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है। ठीक है, लोकतंत्र क्या है बच्चों? तो लोकतंत्र शासन की वैसी व्यवस्था होती है जहाँ पे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करती है। ठीक है, तो वहाँ पे राजनीतिक दल जो होते हैं, ठीक है, उनकी क्या आवश्यकता होती है? तो राजनीतिक दल लोकतंत्र का आधारशिला होता है बच्चों। क्या होता है? तो जो राजनीतिक दल होते हैं वो किसी भी लोकतंत्र की एक आधारशिला होता है। बिना राजनीतिक दल के लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ठीक है, जिन देशों में राजनीतिक दलों का काम करने की स्वतंत्रता नहीं होती है उन देशों के नागरिकों को भी कोई स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती। यानी कहने का अर्थ है बच्चों कि जिन देशों में राजनीतिक दलों के काम करने की स्वतंत्रता नहीं होती, उन्हें आज़ादी नहीं होती है, वहाँ के नागरिक जो होते हैं उनको भी किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं मिलती है। इसी आधार पर राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण भी कहा जाता है। यानी जो राजनीतिक दल होता है बच्चों, ठीक है, उसको लोकतंत्र का प्राण भी कहा जाता है। लोकतंत्र के अंतर्गत राजनीतिक दलों को सरकार का अभिन्न अंग माना जाता है। तो इतना आप लोग को लिखना है बच्चों। ठीक है, लिख लीजिएगा ना, बिल्कुल। तो आगे हम लोग देखते हैं। प्रश्न को कई बार पूछा गया है। कह रहा है भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ है, इनके 2 प्रमुख कार्य बताइए। भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी जो है बच्चों, जिसको हम लोग बीजेपी के नाम से जानते हैं, शॉर्ट में अगर बोले तो बीजेपी, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो कहोगे सर कमल छाप है। क्या है? कमल छाप है। ठीक है, अभी बीजेपी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइए कि बीजेपी का वर्तमान जो है अध्यक्ष कौन है। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। अभी बच्चों आप लोग झारखंड के जो बीजेपी है उनका गठन है बच्चों 1980 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1980 ईस्वी में किया गया था। इनके प्रमुख कार्य क्या है? देखिए, राज्यों को केंद्रीय आय तथा वित्तीय शक्तियों में बराबर की साझेदारी मिले या छोटे छोटे राज्यों का समर्थन करता है। ठीक है, इनका 2 प्रमुख क्या है? अभी समझिए बच्चों, अभी जो बीजेपी है वो समझिए भारत की सबसे बड़ी पार्टी है। भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। क्या है? राष्ट्रीय पार्टी है, कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है, आप समझिए। अब अगर भारत की सबसे पुरानी पार्टी की बात किया जाए तो कौन सा है? तो कहोगे सर कांग्रेस है। कौन है? कांग्रेस। ठीक है, इनकी स्थापना कब हुई थी? तो कहोगे सर 1885 ईस्वी में। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। किसके द्वारा? ये वो ह्यूम के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों आपके पास में कह रहा है प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? तो ऐसी गतिविधियां जहां प्रकृति द्वारा प्राप्त की गई वस्तुओं का प्रयोग में लाया जाता है तो उसे हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ऐसी गतिविधियां, ठीक है, जहां प्राकृतिक द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं का प्रयोग में लाया जाता है उन्हें हम प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग समझे तो खनन, लकड़ी काटना, मछली पालन करना, कृषि, पशुपालन, डायरी इत्यादि। ठीक है, आप लोग से पूछ लिया जाएगा जो खनन है, ठीक है, इसको किस वर्ग में रखा गया है, किस क्षेत्र में रखा गया? तो ये प्राथमिक क्षेत्र में है। ठीक है, प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अब द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं बच्चों? समझिए, ऐसी गतिविधियां जो कच्चा माल अथवा प्राकृतिक उत्पादों का उपयोगी वस्तुओं में बदल देती है उन्हें हम लोग द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियां कहते हैं। यानी ऐसी गतिविधियां जो कच्चा माल अथवा प्राकृतिक उत्पादों का उपयोग वस्तुओं में बदल देती है उन्हें द्वितीय क्षेत्र की कहते हैं। फॉर जैसे चीनी बनना, आप समझे बच्चों, चीनी किससे बनता है? तो कहोगे सर गन्ना से बनता है। तो गन्ना देखिए पहला था, उससे क्या हम लोग बनाए? तो चीनी बनाए। कागज किससे बनता है? तो कहोगे सर लकड़ी से बनता है। कपड़ा तैयार करना, ठीक है, ईंट बनाना, मिट्टी से जो ईंट होता है बच्चों ये किससे निर्मित होते हैं? तो कहोगे सर मिट्टी से होते हैं। फिर ईंट से क्या हम लोग निर्माण करते हैं? तो भवन निर्माण करते हैं। तो ये सब क्या है? द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, अगला देख लेते हैं तृतीय क्षेत्र। अब तृतीय क्षेत्र में क्या होता है? तो तृतीय क्षेत्र का संबंध
वस्तुओं के उत्पादन से नहीं होता है, वस्तुओं के उत्पादन से नहीं होता है, वरन सेवाओं के निर्माण से होता है। इनका जो क्षेत्र है बच्चों, ये क्या है, सेवाओं से संबंधित होता है। फिर जैसे वकालत, शिक्षक, डॉक्टर, बैंक, यातायात और संचार, ये सब थर्ड किस में रखा गया है, तो थर्ड क्षेत्र में यानी कि तृतीय क्षेत्र में इसको रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके पास में कि प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, बात हो रही है प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं, जब एक विशेष कार्य को करने के लिए आवश्यकता से अधिक काम में लोग लगे रहते हैं तो उनकी पूरी रोजी रोटी नहीं चलती है। ऐसे में वह जिस बेरोजगारी का शिकार होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। समझिएगा इसको। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है बच्चों, ठीक है, जब किसी एक कार्य में जितनी आवश्यकता होती है, जितने लेबरों की आवश्यकता होती है, मजदूरों की आवश्यकता होती है, उनकी आवश्यकता से अधिक मजदूर उसमें काम में लगे रहते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि सभी का जो मजदूर होते हैं उनको पूरी जो मजदूरी होता है वो नहीं मिल पाता, यानी कि उसको पूरी काम नहीं मिल पाता है लंबे समय तक। तो इस प्रकार से जो मजदूर होते हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो ऐसी बेरोजगारी को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, याद रखोगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों आपके पास में। प्रश्न कह रहा है कि वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका होती है। यानी बात हो रही है वैश्वीकरण की। ठीक है, तो वैश्वीकरण प्रक्रिया में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है उनकी क्या भूमिका होती है, तो इनकी निम्नलिखित भूमिका होती है। इसको हम लोग देखेंगे पॉइंट वाइज। ठीक है, देखिए सबसे पहला कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व में ऐसे संस्थानों की तलाश में रहती है जहां उनके उत्पादन की लागत कम हो और अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। ठीक है, दूसरा हम लोग देख लेंगे इसका। दूसरा क्या होता है, तो विभिन्न देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां के निवेश में लगातार वृद्धि हो रही है। यानी विभिन्न देशों में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां बच्चों, इनके निवेश में क्या हो रही है, लगातार दिन ब दिन वृद्धि हो रही है। ठीक है, इनके साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेशी व्यापार में भी वृद्धि हुए हैं। किसके कारण, तो वैश्वीकरण के कारण। विदेश व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित एवं संचालित होता है। चौथा आप लोग देख लेंगे कि इस प्रकार की बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों के बीच, ठीक है, विभिन्न देशों के बीच संबंधों को तेजी से बढ़ा रही है। साथ ही विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादन में काफ़ी तेजी से एकीकरण हो रहा है। ठीक है, अतः कहा जा सकता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और साथ ही नई और उन्नत प्रौद्योगिकी लाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके पास में बच्चों, कह रहे दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है। समझिए इसको। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है वो दूसरे देशों पर निम्न प्रकार से उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है। सबसे पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन वहां प्रारंभ करती है जहां क्या मीडिया नज़दीक हो और जहां उत्पादक बिक सके। यानी सबसे पहला है कि वो देखती है कि मीडिया कहाँ नज़दीक है और इनका जो प्रोडक्ट होता है वो कहाँ पे बिक सके। दूसरा कह रहा है कि सस्ता और कुशल श्रमिक उपलब्ध हो। ठीक है, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ठीक है, अपनी वहाँ पे स्थापित करना चाहती है उद्योग जहाँ सस्ते दारों पे लेबर उपलब्ध हो जाएंगे और अच्छे लेबर उपलब्ध हो जाएंगे, यानी कुशल श्रमिक लेबर उपलब्ध हो। तीसरा, उत्पादन के इन कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। सरकारी नीतियाँ उदारीकरण के पक्ष में हो, यानी कोई सख्त नीतियाँ ना लागू हो। ठीक है, अगला सरकारी नीतियाँ क्या है, ये तो हमने बता दिया। बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देशों की कुछ स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से अर्थात साझेदारी से उत्पादन प्रारंभ करती है। इससे उन्हें वहां के देशी बाजारों में पहचान मिलती है। अगला, वे आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का उपयोग करती है बच्चों, और आगे यह वस्तुएं अपने ब्रांड के अंतर्गत उपभोक्ताओं के बेच देती है। वह अपने नाम के साथ स्थानीय कंपनियों का भी नाम रखती है। यह स्थानीय कंपनियों से निकट प्रतिस्पर्धा करती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास में कह रहा है विदेशी व्यापार से क्या लाभ है। समझिए बच्चों, प्रश्न क्या कह रहा है कि जो विदेशी व्यापार है उससे क्या लाभ है। तो विदेशी व्यापार से निम्नलिखित लाभ होते हैं। ठीक है, सबसे पहला समझिए, विदेशी व्यापार के कारण एक देश का उत्पादक वर्ग अपना माल दूसरे देशों में बेच सकता है। यानी एक देश के, मान लीजिए इंडिया में कोई माल तैयार हुआ, वो दूसरे देश ऑस्ट्रेलिया फिर इंग्लैंड में जाकर के वो अपने मालों को बेच सकता है। सबसे पहला लाभ तो ये है बच्चों। दूसरा,
यदि उनका माल अच्छा और सस्ता हो तो विश्व के बाज़ारों में उनके माल की मांग कई गुना बढ़ सकती है और उनके नाम में भी चार चांद लग सकते हैं। मैंने कहने का अर्थ है बच्चों, अगर किसी देश के द्वारा बनाया गया जो प्रोडक्ट होता है वो अगर अच्छा हो, सस्ता हो, लोगों को अगर भावे वे, तो वे विश्व के सभी बाज़ारों में इनकी मांग जो होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए, जैसे भी चाइना की हम लोग बात करें, अधिकतर जो अभी हम लोग देख रहे हैं, जो प्रोडक्ट देख रहे हैं, ठीक है, चाइना हम लोग यूज कर रहे हैं, तो चाइना द्वारा जो बनाया हुआ जो प्रोडक्ट होता है वो प्रायः सस्ता होता है और जो आकर्षक होता है, अट्रैक्टिव होता है, जिन कारण से क्या होता है उनकी मांग कई देशों में अधिक है। तीसरा, कि विदेशी व्यापार के परिणाम स्वरूप ब्लैक मार्केट या काला बाजार का डर नहीं रहता है, क्योंकि विश्व के बाजार में चीज़ें खुलेआम मिलने लगती है। ठीक है, चलिए अगला, ग्राहकों को विदेशी व्यापार के कारण सबसे अधिक लाभ होता है। उन्हें विभिन्न प्रकार की चीज़ें उनके अपने देश में ही उपलब्ध होने लगती है, तो उन्हें माल अच्छा और सस्ता मिलने लगता है। ठीक है, तो आपके पास में कह रहा है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से विदेशी वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ा? यानी जब सहयोग आंदोलन बच्चों 1920 में प्रारंभ किया गया था। कब? 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी का मानना था कि अगर हम अंग्रेज़ों को अगर सहयोग करना बंद कर दे तो स्वतः 1 साल के अंदर उनकी सरकार ढह जाएगी। ठीक है, और वे यहाँ पे छोड़ करके विदेश फिर अपने देश लौट जाएंगे। तो उसने क्या किया? उन्होंने कहा कि सरकार जो है, सिर्फ हम लोग को, सरकारों को सहयोग करने से मना कर देना है, विदेशी वस्तुओं को परित्याग करना है, विदेशी संस्थाओं का परित्याग करना है। ठीक है, और स्वदेशी को अपनाना है। तो असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था बच्चों? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। कब चालू किया गया था? 1920 ईस्वी में। इसे वापस कब ले लिया गया? तो कहोगे सर 1922 ईस्वी में। ठीक है, कब? 1922 ईस्वी में। क्यों? तो उसी बीच चोरी चोरा कहिए, ठीक है, चोरी चोरा एक कांड हो गया था, जिनके कारण से हिंसात्मक रूप धारण कर ले रहा था ये आंदोलन, जिसे देखते हुए महात्मा गांधी ने फौरन इसको वापस लेने का फैसला किया था। अब ये चोरा चोरी क्या था बच्चों? तो चोरा चोरी जो है एक पुलिस स्टेशन का नाम है जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, एक जुलूस यहाँ से क्रॉस कर रही थी, उसी बीच पुलिस ने जो जुलूस था उस पर रोकने का प्रयास किया था। ठीक है, जिससे गुस्साए जो जुलूसकर्मी, मैंने जुलूस में सम्मिलित लोग थे, उनको पुलिस को खदेड़ करके जेल में डाल दिया था और वहाँ पे बाहर से ताले जड़ करके उसमें आग लगा दिया, जिसमें लगभग 22 पुलिसकर्मी इसमें मर गए थे। ठीक है, अब समझिए, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और देसी कपड़ों को अपनाया गया। विदेशी कपड़ों का क्या हो गया बच्चों? तो जो विदेशी कपड़े थे उनको घर से निकाल करके होली जलाई गई। ठीक है, उस सारे कपड़े को जला दिया गया। 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया, यानी काफ़ी कम आने लगा। ठीक है, उनकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई थी। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों को व्यापार करने या फिर विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके पास में, कह रहा है बच्चों कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ और इसकी कोई एक शर्त लिखिए। देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो बच्चों याद रखोगे 5 मार्च 1931 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? तो गांधी और उसमें के जो वर्तमान तो तत्कालिक जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनके बीच में एक समझौता हुआ था, जिसको हम लोग गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को। ठीक है, अब गांधी जी और इरविन के बीच में यह समझौता हुआ था। इस समझौते में सरकार ने वचन दिया कि हिंसा के आरोप में गिरफ्तार लोगों को छोड़कर सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, लोगों को एकजुट करने में तिरंगे झंडे की क्या भूमिका थी? यानी लोगों को एकजुट करने में जो तिरंगे झंडे थी उनकी क्या भूमिका रही? तो राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने के लिए बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा जिसमें हरा, पीला और लाल रंग थे को तैयार किया गया। इस ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों में 8 प्रांतों में प्रतिनिधित्व करते हुए क्या करते हुए बच्चों? प्रतिनिधित्व करते हुए कमल के 8 फूल और हिंदुओं और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हुए एक अर्धचंद्र दर्शाया गया था। 1921 तक
गांधी जी ने भी किसने गांधी जी ने भी तिरंगा सफ़ेद हरा और लाल जिसके मध्य चरखा था तैयार कर लिया था, जिसने लोगों के भीतर राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके पास में बच्चों, कह रहा है शहरों में असहयोग आंदोलन धीरे धीरे धीमा पड़ने लगा था, क्यों, वाई? यानी जो असहयोग आंदोलन था काफ़ी तेजी से चल रहा था और सबसे पहले ये शहरों में ही प्रारंभ हुआ था, आखिर फिर ये धीरे धीरे शहरों में धीमा पड़ने लगा था, क्यों? समझिए इसको। तो इसके पीछे कई कारण थे बच्चों, समझिए। इस आंदोलन में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया था, लेकिन जो देसी कपड़े थे जिसको हम लोग खादी कपड़ा कहते थे, ठीक है, मिलों में बनने वाले कपड़ों के मुकाबले में काफ़ी महंगा होता था, जिस कारण गरीब से गरीब लोग जो थे उसको खरीदने में सक्षम नहीं थे। सबसे पहला कारण यही था। दूसरा समझिएगा बच्चों कि ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से आप लोगों को पता है कि इसमें क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश संस्थान थे, जैसे जो सरकारी स्कूल थे या तो फिर जो वकील जो वकालत करते थे, ठीक है, वहाँ पे वकील लोग जाने से इनकार कर दिए, शिक्षक भी ब्रिटिश के जो संस्थान थे वहाँ पे जाने से इनकार कर दिए थे, जिनके कारण क्या हुए थे, उनको फिर अपना कोई काम नहीं मिल पाया, जिनके कारण वे बेरोजगार हो गए। तो फिर पुनः क्या हुए कि वे लोग फिर वही जो विदेशी काम थे, संस्थान थे, वहाँ पे काम पे लौट गए। ठीक है, आप समझिए। अगला है कि वकीलों ने भी दोबारा सरकारी अदालतों में योगदान देना शुरू कर दिया। दूसरी ऐसी अदालत नहीं थी जहां पे उनके वकील काम कर सके, यानी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने के कारण कि वे बच्चे जो इसका विरोध कर रहे थे, जिसने जाने से इनकार कर दिए थे, वो बेरोजगारी के डर से पुनः उसमें काम करना प्रारंभ कर दिए। ठीक है, इसके बाद जो बच्चे जो शिक्षक स्कूल जाने से इनकार कर दिए थे कि स्कूल में हम नहीं जाएंगे पढ़ने या तो फिर पढ़ाने नहीं जाएंगे, उन फिर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने के कारण पुनः फिर उसी ब्रिटिश संस्थानों में पढ़ने या पढ़ाने जाना प्रारंभ कर दिया गया। इसका सबसे पहला फिर मुख्य जो कारण था बच्चों कि जो इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, ठीक है, और स्वदेशी वस्तुओं का कपड़ों का जो उपयोग किया गया था, ये विदेशी कपड़ों से काफ़ी महंगे होते थे, जिन कारण जो गरीब लोग थे उनका ये उपयोग नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, जिन कारण से शहरों में ये आंदोलन धीरे धीरे धीमा पड़ने लगा था। अगला प्रश्न बच्चों आपके पास में कह रहा है गिरमिटिया मजदूर से आप क्या समझते हैं? क्या है गिरमिटिया मजदूर? ठीक है, कई बार पूछा है आप लोग से। ठीक है, 2 मार्क्स में यहाँ से पूछ लिया जाएगा इस प्रश्न को। कह रहा है औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए दूसरे देशों में ले जाया जाता था। यानी औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान बहुत से लोगों को, मजदूरों को काम करने के लिए दूसरे देशों में ले जाया जाता था। उनसे एक एग्रीमेंट किया जाता था। क्या किया जाता था बच्चों? उनसे एग्रीमेंट किया जाता था। उन एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। बाद में इस एग्रीमेंट को यह मजदूर गिरमिट करने लगे। क्या करने लगे? गिरमिट करने लगे, जिससे आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा बच्चों? कहोगे सर गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों आपके पास में, कह रहा है विनिमय दर से आप क्या समझते हैं? तो विनिमय दर किसी देश की मुद्रा को जोड़ना है। विनिमय दर का मतलब होता है किसी देश की मुद्रा को जोड़ना, जिससे कि इसका प्रयोग दूसरे देश के साथ व्यापार में किया जा सके। सीधी भाषा में समझिए कि विनिमय दर का मतलब होता है कि किसी देश की मुद्रा को जोड़ना, जिससे इनका प्रयोग दूसरे देशों के साथ व्यापार में किया जा सके। मुख्यतः 2 विनिमय दर है, स्थिर विनिमय दर और अस्थिर विनिमय दर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि नहर बस्तियां किन्हें कहा जाता था, इन्हें क्यों और कहाँ स्थापित किया गया है? अब समझिए, पंजाब के अर्ध रेगिस्तानी जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया गया। ठीक है, यानी पंजाब की जो अर्ध रेगिस्तानी जमीन था उनको उपजाऊ बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे पहले कृषि नहीं की जाती थी, क्योंकि ये मृदा जो थे, वो ज़मीन जो थे उपजाऊ नहीं थे, तो उनको उपजाऊ बनाने के लिए वहाँ नहर का जाल बिछा दिया गया। ठीक है, सीधी भाषा में याद रखिएगा। जिसे देखते ही देखते बंजर जो भूमियाँ थी जिस पर कृषि नहीं किया जा सकता था, वे नहर बस्तियों में बदल गई, जहाँ गेहूं और कपास आदि फसलों की खूब खेती होने लगी। इन बस्तियों को ही नहर बस्ती कहा जाता था। ठीक है, कहाँ पे? तो बच्चों याद रखिएगा, पंजाब में। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा।
कॉर्न लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के प्रभाव की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त में टिप्पणी करें। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कॉर्न लॉ। ठीक है, तो कॉर्न लॉ क्या था? तो ब्रिटिश संसद ने 19वीं शताब्दी में एक कानून बनाया था। ठीक है, एक कानून बनाया था। ठीक है, जिनके द्वारा क्या था कि विदेशों से आने वाले जो मक्का थे उन पर पाबंदी लगा दिया था। किस पर? तो विदेशों से आने वाले जो मक्का के आयात था उन पर पाबंदी लगा दिया था। ठीक है, अब समझिए इसको, थोड़ा हम लोग अपनी भाषा में समझेंगे कि ब्रिटिश संसद ने 19वीं शताब्दी में जो कानून अपने भूस्वामियों के हितों की रक्षा के लिए पास किया, उस कानून को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? कहोगे सर कॉर्न लॉ के नाम से जानते हैं। अब कॉर्न लॉ के द्वारा क्या हुआ? तो इस लॉ के द्वारा ठीक है, विदेशों से आने वाली मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी गई। परिणाम स्वरूप जब खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतें से परेशान लोगों ने हाहाकार मचाना प्रारंभ किया तो ब्रिटिश सरकार ने कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त कर दिया। ठीक है, चलिए अब इसे हटा दिया तो इसका क्या प्रभाव पड़ा पूछ लिया जाता है आपसे। तो सबसे पहला देखिए क्या है कि खाद्य सामग्री सस्ती हो गई, जिससे साधारण और गरीब जनता को खूब लाभ रहा। यानी खाद्य सामग्री क्या हुआ? सस्ता हो गया, जिससे जो गरीब से गरीब लोग था उनको काफ़ी लाभ हुआ। जब खाद्य पदार्थ सस्ते दामों में ब्रिटेन आने लगे तो वहाँ के भूस्वामी बर्बाद हो गए। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है जब खाद्य पदार्थ सस्ते दामों में ब्रिटेन आने लगे तो वहाँ के जो भूस्वामी थे, जिसने अपनी पूंजी फंसा करके जो फसल को उपजाए थे, उनको सस्ते दरों में बेचना पड़ रहा था, जिन कारण से वो क्या हो गए? वो बर्बाद हो गए। ठीक है, यानी इसको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। खेती करने वाले बहुत से किसान बेरोजगार हो गए और लोग नौकरी के तलाश में शहरों की ओर जाने लगे। क्यों? क्योंकि जो लोग खेती करते थे तो खेती करने के से जो फसल उसको मिलता था उससे सही मुनाफा उसको नहीं मिलना लगा, जिस कारण से क्या हुआ कि उन लोग बेरोजगार हो गए और वे शहरों को और काम की तलाश में जाना प्रारंभ कर दिया। के पास में कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभाव का संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, तो महामंदी कब हुआ था बच्चों? तो याद रखोगे सर 1929 में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के क्या प्रभाव पड़े समझिए इसको। महामंदी के कारण भारत की जो कृषिगत पदार्थ के आयात निर्यात में थे उनमें काफ़ी कमी आ गई। यानी महामंदी के कारण भारत में जो कृषिगत पदार्थ होते थे, ठीक है, जो कृषि के द्वारा उत्पादित किए जाते थे, उनके आयात और निर्यात में काफ़ी कमी आई। ठीक है, चलिए दूसरा, जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में कमी आई तो भारत में वस्तुओं की दामों में भी कमी आ गई। इस दौरान भारत में गेहूं की कीमत में 50% की कमी आ गई। अब समझिए, जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में कमी आई बच्चों, तो इससे क्या हुआ? भारत में जो उत्पादित की जा रही थी वस्तु, उनके के दामों में भी कमी आई और ख़ास करके जो गेहूं का उत्पादन करने वाले लोग थे उनको सबसे ज़्यादा परेशानी हुई, क्योंकि गेहूं के जो दाम थे वो लगभग आधी हो गई थी घट के, यानी कि 50% घट गए थे। अगला, इस महामंदी का बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों को खासकर सबसे ज़्यादा विनाशकारी प्रभाव पड़ा। ठीक है, यानी कि जो पटसन उत्पन्न करने वाले लोग थे खास करके बंगाल में, उनके क्या हुआ? मूल्य में 60% की गिरावट आई बच्चों। यानी 100 वाला अगर कोई वस्तु है, ठीक है, तो वहाँ पे 60% कम हो गया, यानी कि 40 रुपये में इसको बेचना पड़ रहा था। ठीक है, किसको? पटसन पैदा करने वाले लोग, जिनके कारण क्या हुए? उनकी आर्थिक स्थिति और ख़राब हो गई और वे लोग काफ़ी कर्ज में डूब गए। अगला, छोटे छोटे किसान भी इस बर्बादी से नहीं बच सके, उनकी आर्थिक दशा खराब होती जा रही थी। दूसरी तरफ सरकार द्वारा लगाई गई किसी भी प्रकार की कर में छूट नहीं दी जा रही थी। आने समझिए बच्चों, छोटे छोटे जो किसान थे उस दाम सस्ते होने के कारण क्या हुए? तो बर्बाद हुए। ऊपर से जो सरकार द्वारा टैक्स लगा दिया गया था, उन टैक्स में किसी प्रकार की कटौती या तो छूट नहीं दी गई। ठीक है, अगला, 1930 में शुरू होने वाले सिविल अवज्ञा आंदोलन इस आर्थिक मंदी का सीधा परिणाम था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र अशांति क्षेत्र बन चुके थे। यानी इसी का परिणाम था बच्चों जो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस प्रश्न को देख लीजिए बच्चों, कई बार पूछा गया है। 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, क्या कारण है? अब इससे समझ में नहीं आ रहा है। अरे सिकुड़ने लगी थी, दुनिया कैसे सिकुड़ सकती है? कहने का अर्थ है बच्चों, अर्थ को समझिए, इसके भावनाओं को समझिए। ठीक है, कि 16वीं सदी में जो है वो दुनिया सिकुड़ने लगी थी। क्या इसका क्या मतलब है समझिए। तो संसार के विभिन्न महाद्वीपों के लोगों के बीच व्यापारिक जो संबंध था उसमें वृद्धि हुआ था। यानी लोग एक देश से दूसरे देशों में जो थे आसानी से व्यापार कर लेते थे। दूसरा,
16वीं सदी से पहले तक के विभिन्न महाद्वीपों के लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और व्यवसाय का अभाव था। यानी 16वीं सदी से पहले जो था विभिन्न महाद्वीपों के लोगों के बीच अंतर्संबंध व्यापार और व्यवसाय का अभाव था, नहीं हो पा रहा था। ठीक है, चलिए, परंतु 16वीं सदी में संचार के विभिन्न लोगों के संबंधों में वृद्धि हुई। यानी 16वीं सदी के बाद क्या हुआ कि आसानी से दोनों देशों के बीच व्यापार, विश्व के किसी भी देशों के साथ व्यापार होना प्रारंभ हो गया। चलिए, 16वीं सदी में संसार के महाद्वीपों के बीच व्यापार, व्यवसाय, सांस्कृतिक विचारों का आदान प्रदान और लोगों का आना जाना बढ़ा, जिससे लोगों को एक दूसरे के नज़दीक आए और इस प्रकार से लोगों को लगने लगा कि दुनिया अब सिकुड़ने लगी है। चूँकि साधन अच्छे होने के कारण क्या है, लोग आसानी से एक दूसरे देश में व्यापार कर सकते थे, आना जाना कर सकते थे। अब लगने लगा कि दूरी काफ़ी कम हो गई है, जिस आधार पर उन्होंने कहा कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी, यानी कि दूरी कम हो रही है। अगला प्रश्न है आपके पास में, क्या प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में लड़ा गया था, परंतु उसके प्रभाव पूरे विश्व में अनुभव किए गए, उदाहरण स्पष्ट करें या तो व्याख्या करें। अब समझिए बच्चों, जो प्रथम विश्व युद्ध था कब हुआ था, तो सर 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, और ये समाप्त कब हुआ, 1918 ईस्वी में। ठीक है, चलिए, तो कह रहा है कि विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध अपने पूर्ववर्ती युद्ध से पूर्णतः भिन्न था। इस लड़ाई में विश्व के अग्रणी औद्योगिक देश परस्पर जूझ रहे थे और शत्रुओं को तबाह करने के लिए उनके पास असीम आधुनिक औद्योगिक शक्ति इकट्ठा हो चुकी थी। अब समझिए दूसरा नंबर, कह रहा है आधुनिकीकरण औद्योगिक युद्ध या पहला औद्योगिकीकरण युद्ध था। इसमें मशीन गनों, टैंकों, विमानों और रासायनिक अस्त्रों का काफ़ी मात्रा में उपयोग हुआ। यह सभी चीज़ें आधुनिक विशाल उद्योगों की ही देन थी। यानी समझिए बच्चों, जो युद्ध में मशीन गनों का उपयोग हो रहा था, टैंकों का उपयोग हो रहा था, विमानों का उपयोग, जो रासायनिक शास्त्रों का उपयोग हो रहा था, ये सब किसके देन थी, तो ये आधुनिक विशाल जो उद्योग थे उनके ही देन थे, चूँकि वहीं पे ये निर्मित होते थे। कामकाजी बल में कमी, तीसरा याद रखोगे, कामकाजी बल में कमी। इस महाविनाश से यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम हो गई। परिवार के सदस्य कम हो जाने से परिवार के पालन पोषण का सारा बोझ महिलाओं के कंधे पर आ गया। ठीक है, अगला है बच्चों कि नई सामाजिक व्यवस्था। युद्ध समस्त समाज तथा अर्थव्यवस्था को पुनर्गठन के लिए उत्तरदायी था। युद्ध काल में उद्योगों की युद्ध संबंधी वस्तुओं के उत्पादन के लिए पुनर्गठित किया गया। उपभोक्ता वस्तुओं में कमी हो गई, पुरुष मोर्चे पर जाने लगे तथा महिलाओं को बाहर काम करने के लिए जाना लगा। ठीक है।